हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेटिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपका चाहता और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पसंद आने वाला है। जैसा कि हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ को चेक करना चाहती है, ठीक है। तो वह क्या बनाती है, अपना एक बैलेंस शीट बनाती है जिससे यह पता पड़ पाता है कि इस कंपनी के पास अपनी खुद की एसेट्स कितनी है और इसको लायबिलिटी कितनी देनी है, मतलब इसके पास कर्जा कितना है और इसकी खुद की एसेट्स कितनी है। इसलिए कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अपनी बैलेंस शीट बनाती है जिससे बिजनेस की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन का पता पड़ता है कि इस बिजनेस के पास खुद का पैसा कितना है और कितना इसको देना है। इसलिए कोई भी कंपनी अपने व्यापार की ग्रोथ को चेक करना चाहती है, ठीक है, तो वह क्या बनाती है, बैलेंस शीट को बनाती है, ठीक है। अब बैलेंस शीट को वन बाय वन हम धीरे धीरे करके समझते हैं जिससे हमारा वन बाय वन टॉपिक क्लियर होता चला जाए। देखिए, बैलेंस शीट सबसे पहले हमारी जो हेडिंग डलती है वो पड़ती है बैलेंस शीट। इसके अलावा एज एट, मतलब जिस तारीख को हम हमेशा 31 मार्च को बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो यहाँ पे एज एट जिस तारीख का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं वन बाय वन एक छोटे से प्रारूप में आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए, बैलेंस शीट एक विवरण होता है, ना कि खाता। मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है या कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है। इसलिए कोई भी कंपनी क्या बनाती है, बैलेंस शीट को बनाती है। बैलेंस शीट के अंदर हम टू और बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब कि डेबिट और क्रेडिट के स्थान पर हम डेबिट के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं लायबिलिटी, और क्रेडिट के स्थान पर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं एसेट्स का, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर टू साइड्स होती हैं, नंबर वन लायबिलिटी साइड और नंबर टू एसेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर टू साइड होती है, नंबर एक लायबिलिटी साइड, नंबर टू एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में जो हमको पैसा पे करना होता है वो हमको लायबिलिटी साइड में शो करना होता है, और जो पैसा हमको देना होता है कंपनी के लिए वो हम एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी लायबिलिटी जो बनती है वो हम अपनी लायबिलिटी साइड में दर्शाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल लिखने के बाद मतलब कि जो बिजनेस के पास कैपिटल होती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपनी को जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल के आया है या नेट लॉस निकल के आया है, अगर नेट प्रॉफिट निकल के आया है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, और नेट लॉस निकल के आया है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के बाद हम एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें से हम क्या लेस करते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। जो भी हमने बिजनेस के लिए पर्सनल यूज अपने किए हैं, मतलब कि जो हमने आहरण वगैरह किया है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी का कोई इनकम टैक्स है, आयकर, तो उसको भी हम अपनी कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे मेरी भाषा के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ हर चीज़ के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहेगी, ठीक है। और ध्यान से वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, और जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको आप शेयर कर लेना जिससे वो आपके मेरी वजह से कुछ कर पाएँ, ठीक है। आगे चल के वो CA अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लायबिलिटी की साइड हम शो करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, आप ध्यान से समझना। करंट लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति। चालू संपत्ति क्या होती है, देखिए, चालू संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से होता है जो जिसका कार्यकाल 1 वर्ष हो, ठीक है। चालू लायबिलिटी जिसका कार्यकाल 1 वर्ष हो, ठीक है। अब ऐसी लायबिलिटी जो 1 वर्ष से कम के अंदर हमें पे करनी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर आती है। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक पेएबल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स होता है बैंक अधिविकर्ष, जो हमने बैंक से ज़्यादा पैसा ले रखा है वो हमें पे करना होता है, वो हमारी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बिल्स पेएबल, जो हमें जब हम बिल पे स्वीकृति देते हैं तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटी कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है, एक्सेप्टेंस गिवन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेनदार आते हैं, क्रेडिटर्स, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जो बकाया पैसा होता है उसको भी हम किसमें शो करते हैं, करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो लायबिलिटी 1 साल से अबव हो, 1 साल से ऊपर की होती है, वह सब हमारी नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। 1 साल से एबव हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा का हो या उससे और ज़्यादा हो, वो सब लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी मानी जाती है। करंट लायबिलिटी में आता है जैसे लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। इसके अलावा हमारी बाई साइड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम यूज करते हैं एसेट्स। एसेट साइड में हमारा आता है जो हमारी संपत्ति है, मतलब जो हमारे पास अपना खुद का पैसा है उसको हम एसेट्स वाले कॉलम में शो करते हैं। एसेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक करंट एसेट्स
एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अब सुनिए करंट एसेट्स कैसी होती है, चालू संपत्ति होती है। चालू संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष हो, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष हो, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। जैसे कि जो जल्दी से जल्दी हमारी इस कैश में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें, ऐसे कैश इन हैंड मतलब हाथ में रोकड़ हमारी क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, बैंक पर रोकड़ हमारी क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल मतलब कि हमने जिनको माल बेचा वो हमको स्वीकृति दे रहे हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसके अलावा डेटर, जो हमारे देनदार होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, करंट एसेट्स कहलाती है। इसके अलावा व्यापार का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो माल बिकने से रह जाता है, वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, करंट एसेट्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सब हमारी एसेट्स हैं। इसके अलावा प्री पेड एक्सपेंसेस, जो हमने एडवांस दे रखा है खर्चे का पैसा, वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है, वो भी करंट एसेट्स। इसके अलावा हमारा होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है वह संपत्ति जिसका कार्यकाल 1 ईयर एबव हो, मतलब 1 साल से अधिक हो या 5 साल तक या 5 साल से ज़्यादा हो। ऐसी सभी संपत्तियां हमारी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल फॉर हम ले सकते हैं फर्नीचर, हमारी फिक्स एसेट्स। तो हमारी ये कौन सी एसेट्स मानी जाती है, नॉन करंट एसेट्स मानी जाती है। फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। ये सब हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ये दीर्घकालीन होती है। अब मान लो हम फर्नीचर खरीदते हैं तो लंबे समय तक चलता है, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, तो ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं, इसलिए हमारी नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। इसके अलावा पेटेंट हो गए, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, क्योंकि ये हमें लंबे समय के लिए कराना पड़ता है, तो इसलिए ये हमारी करंट नॉन करंट एसेट्स मानी जाती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का क्या मीन्स होता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइडों का योग हमेशा बराबर आता है, मतलब कि लायबिलिटी का और एसेट्स का दोनों का योग क्या आएगा, सदैव इक्वल आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसेट्स बराबर होता है, एसेट्स बराबर हमेशा होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसलिए हमारी एसेट्स, हमारी बैलेंस शीट का योग सदैव क्या आता है, बराबर आता है, लायबिलिटी का और एसेट्स का। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपकी काफ़ी पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ध्यान से, ठीक है। ओके, धन्यवाद।